हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका केमिस्ट्री की क्लास में। आज का टॉपिक हमारा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में है। और इससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग पढ़ चुके हो, जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी। बहुत सारे क्वेश्चंस बेटा आते हैं। अगर नहीं देखा है तो एक बार जरूर पिछला वीडियो आप देख लेना। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। कोई भी कंपटीशन हो, क्वेश्चंस बेटा बनते हैं और इसके कुछ शॉर्ट ट्रिक्स और कोड भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले बेटा ये समझ लें कि जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, दो चीजें होती हैं। अगर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की बात करें तो दो चीज आती है हमारे दिमाग में। एक तो सेंट्रल मेटल एटम आता है और उसके अराउंड में क्या होते हैं, लिगेंड होते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है और उसके बाहर में काउंटर आयन होते हैं। मतलब नहीं है हमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर की बात करना है, तो उसमें वहां पर क्या होता है, एक सेंट्रल मेटल एटम होता है, उसके अराउंड में क्या होते हैं, लिगेंड। तो पूरी क्रिस्टल फील्ड थियरी आपकी मेटल और लिगेंड के बीच में जो रिलेशंस होता है उसी के बारे में होती है। यही पूरा डिस्कशन करना होता है कि मेटल और लिगेंड के बीच में क्या रिलेशंस हैं। क्लियर? तो हेंस बीथी और जॉन वैन ब्लेक ने इस थियरी को पूरा कंपोज किया हुआ था और इसके बारे में बताया हुआ था। तो वैसे तो कभी ये नाम पूछते नहीं, हेंस बीथी ने किया था, किसने किया था, कभी इस टाइप का क्वेश्चन आज तक बना नहीं है, आगे भी बनने के चांस नहीं है। तो एक बार पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, क्या पॉइंट होता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम और आयन, सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन लिखेंगे हम। जरा ध्यान से बेटा समझना आप इसे, सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन बोलेंगे आप इसे, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम, आयन एंड लिगेंड, मतलब लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम या आयन के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। ध्यान से समझ लीजिएगा, इनके बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। हम क्या जानते थे, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। कोऑर्डिनेट मतलब एक टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड होता है। लेकिन ये थियरी ऐसा नहीं बोलती है, बोलती कि इनके बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। मतलब मेटल क्या होगा, मेटल और लिगेंड के बीच में कौन सा फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक आयनिक फोर्स होगा, ठीक है ना। सेकंड, ये क्या बताती है, लिगेंड प्रोड्यूसेस स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड। दूसरा पॉइंट क्या बताती है, पहला पॉइंट इसने बताया कि सेंट्रल मेटल एटम ऑब्लिक आयन और लिगेंड के बीच में कौन सा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। और दूसरा क्या बता रही, लिगेंड के पास कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव, पॉइंट नेगेटिव चार्ज की तरह से इसे हम लोग कंसीडर करेंगे। अब इसके पास अगर नेगेटिव चार्ज है तो सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड में इस तरह से एडजस्ट करती है कि इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है मैक्सिमम होती है और इनके बीच में रिपल्सन बेटा क्या होता है, मिनिमम होता है। हम लोग क्या करते हैं, कहीं पे भी लड़ाई झगड़ा होती है तो दूर भागते हैं ना। लड़ाई झगड़ा कहीं पे होता है तो क्या करते हो, एक डिस्टेंस बना लेते हो कि नहीं बना लेते हो। उसी तरह से लिगेंड क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जहां भी झगड़ा होगा, जहां पे आपको रेस्पेक्ट नहीं मिलेगा, वहां से क्या करते हो, डिस्टेंस बनाते हो। उसमें भी क्या है, लिगेंड क्या होते हैं, इस तरह से एडजस्ट करते हैं सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड में कि इनके बीच की डिस्टेंस मैक्सिमम हो और इनके बीच का रिपल्सन क्या होता है, मिनिमम होता है। क्लियर हो गया सेकेंड पॉइंट। अब अगर सेंट्रल मेटल एटम की बात करें तो उसके पास क्या होते हैं, 5 डी ऑर्बिटल होते हैं। और 5 डी ऑर्बिटल को क्या बोलते हैं, डीजनरेट डी ऑर्बिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, डीजनरेट डी ऑर्बिटल, डीजनरेट डी ऑर्बिटल। जो वर्ड टफ लगे हो बार बार आप उन्हें बोलें। तो 5 ऑर्बिटल होते हैं और 5 ऑर्बिटल कितने होते हैं, 5 डीजनरेट 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 डी ऑर्बिटल, डीजनरेट डी ऑर्बिटल होते हैं। कितने, 5 होते हैं। अब सर ये टर्म आ गया कि डीजनरेट क्या होता है। ये टर्म जो आप डीजनरेट बोल रहे हो, ये डीजनरेट वर्ड क्या होता है, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे गुरुदेव। तो बहुत आसान है बेटा। देखो 5 ऑर्बिटल होते हैं, सबसे पहले पांचों के नाम बता लेते हैं। पहले का नाम क्या, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स,
डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, 5 ऑर्बिटल होते हैं, पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। पांचों ऑर्बिटल की सेम होती है एनर्जी, इसे क्या बोलते हैं, डीजनरेट डी ऑर्बिटल से बोलते हैं। क्या बोलेंगे आप इससे, डीजनरेट डी ऑर्बिटल बोलेंगे। क्लियर। अब एक बात ध्यान रखना, जो 3 ऑर्बिटल होते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ये क्या कहां पर होते हैं, बिटवीन द एक्सिस होते हैं। जैसे अगर मैं डी एक्स वाई की बात करूं तो इसको एक्स एक्सिस सपोज करते हो, सो वाई एक्सिस सपोज करते हो, तो ऑर्बिटल कहां पर होते हैं, बिटवीन द एक्सिस होते हैं। कहां पर होते हैं बेटा, बिटवीन द एक्सिस होते हैं। ऐसे वाई जेड कहां पर होगा, बिटवीन द, यहां जेड लिख लो यहां वाई लिख लो, है ना, जेड एक्स हो गया, यहां जेड लिख लो यहां एक्स लिख लो। मतलब ये जो 3 ऑर्बिटल होते हैं बिटवीन द एक्सिस, मतलब 2 एक्सिस के बीच में लाई करते हैं, एक्सिस के ऊपर लाई नहीं करते हैं। ध्यान से चीजें दिमाग में बैठा लेना, यही सब आगे प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो 5 ऑर्बिटल होते हैं, जिसमें से 3 कहां पर होते हैं, 3 कहां पर होते हैं, बिटवीन द एक्सिस होते हैं। 3 ऑर्बिटल कहां पर होंगे बेटा, बिटवीन द एक्सिस होते हैं। और 2 ऑर्बिटल जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर कहां पर होते हैं, ये कहां पर होते हैं, ऑन द एक्सिस होते हैं। अगर मैं बात करूं तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था, एक्स वाई एक्सिस पर ही लाई करता है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कहां पर लाई करता है, ऑन द एक्सिस लाई करता है, एक्स और वाई एक्सिस पर ही लाई करता है। अच्छा, डी जेड स्क्वायर ये भी कहां पर होता है, एक्सिस पर ही लाई करता है, बीच में टोपी होती थी, आपको याद होगा, एक कौन सा था, डी जेड स्क्वायर, एक रिंग होती है बीच में, है ना। तो 5 ऑर्बिटल होते हैं जिनकी एनर्जी सेम होती है, क्या बोलते हैं इसे, डीजेनरेट ऑर्बिटल, ठीक है ना। और 3 ऑर्बिटल कहां पर होते हैं, बिटवीन द एक्सिस, और 2 ऑर्बिटल ऑन द एक्सिस होते हैं, एक्सिस के ऊपर होते हैं और एक्सिस के बीच में होते हैं। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा दिमाग में, ठीक है ना। तो 5 ऑर्बिटल में हमने डिस्कस कर लिया। अब 2 पॉइंट तो डिस्कस कर लिया था। पहला क्या था कि लिगेंड और मेटल एटम के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। लिगेंड क्या होता है, उसके पास नेगेटिव चार्ज होता है, क्या प्रोड्यूस करता है, क्रिस्टल फील्ड। कौन सा क्रिस्टल फील्ड, स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्लियर हो गया। और लिगेंड के पास कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। इस तरह से एडजस्ट करते हैं, इस तरह से एक दूसरे को एडजस्ट करते हैं जहां पर इनके बीच की डिस्टेंस मैक्सिमम होती है और इनके बीच में रिपल्सन मिनिमम होता है। सेंट्रल मेटल एटम के पास 5 ऑर्बिटल होते हैं और पांचों कैसे होते हैं, डीजनरेट होते हैं। डीजनरेट मतलब सारे की एनर्जी सेम होती है और सबके नाम है। स्टार्टिंग के 3 बिटवीन द एक्सिस होते हैं, बाद के ऑन द एक्सिस होते हैं, ठीक है ना। अब देखें, सेंट्रल मेटल एटम पजेस डी ऑर्बिटल। हाँ, अच्छा, जब लिगेंड आते हैं अप्रोच करने के लिए बेटा, लिगेंड अप्रोच करने के लिए आते हैं तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, क्रिस्टल फील्ड। कौन सा क्रिस्टल फील्ड, स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड। लेकिन तब भी उस टाइम पे भी जो लिगेंड होते हैं इनकी मतलब डीजनरेसी को तोड़ नहीं पाते हैं। ऑर्बिटल जो होते हैं सबकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है, तब भी वो डीजनरेट होते हैं। बट जब लिगेंड अप्रोच करने लग जाते हैं, उनके साथ बॉन्ड बनाने लग जाते हैं, किसके साथ, लिगेंड जब सेंट्रल मेटल एटम के साथ बॉन्ड बनाने लग जाएंगे तो इनकी डीजनरेसी खत्म हो जाती, 2 पार्ट में स्प्लिट कर जाते हैं। लिगेंड क्या करते हैं, 2 पार्ट में स्प्लिट कर जाते हैं। इसे क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ऐसे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ये सारे पॉइंट अपने दिमाग में आप लोग रखना। तो सबसे पहला जो है, जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहां पर देखना, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में देखना। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। जो टर्म मुझे नहीं आता है, बोलने में तकलीफ होती, मैं तो क्या करता हूं, बार बार उसको बोलने लग जाता हूं जिससे फॉर्मल हो जाए, यूज टू हो जाए हम लोग उस वर्ड से, ठीक है ना। तो मेरी आपसे भी यही सजेशन है कि आप लोग भी इसके लिए यूज टू हो जाए। जो टर्म आपको नहीं आता बार बार बोलें, ठीक है ना। शर्म नहीं इसमें करने के, शर्म करोगे तो फिर नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, बोल ही नहीं पाओगे। मतलब घर पे शर्म, अब हम सबके सामने नहीं बोल सकते, घर पे तो प्रैक्टिस कर सकते हैं ना यार। मैं तो जब क्लास में पढ़ाता हूं तो बच्चों को भी बोलता हूं, जबरदस्ती बुलवाता हूं यार उनसे कि 10 बार बोलो, इस वर्ड को बोलो, है ना। डीजनरेसी बोलो, स्प्लिटिंग बोलो, है ना। तो प्रैक्टिस होती है यार, कुछ और नहीं इससे होता। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग मैंने बोला था, यहीं से सीखना बेटा, ध्यान से समझना। ये है
कहां पर देख रहे हो, स्प्लिटिंग किस में देख रहे हो, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, यहां ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। सबसे पहले यहां पर सेंट्रल मेटल आयन था, किस स्टेट में, फ्री स्टेट में था बेटा। देखो डी ऑर्बिटल्स ऑफ किसके, सेंट्रल मेटल एटम के, किस में, फ्री स्टेट में है। कहां पर है बेटा, फ्री स्टेट में है सारे, ठीक है ना, फ्री स्टेट में। तो 5 ऑर्बिटल है, पांचों की एनर्जी क्या, सेम है। अब लिगेंड आ रहा है, लिगेंड क्या प्रोड्यूस कर रहा है, स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। लिगेंड क्या प्रोड्यूस कर रहा है बेटा, स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड, स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड, स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड, 3 बार बोल लेना अपने आप से, स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड प्रोड्यूस कर रहा। तो इनकी एनर्जी थोड़ी बढ़ जा रही है, देखिए एनर्जी कम थी, अब थोड़ी सी बढ़ गई, ऊपर आ गए सारे, ऊपर जाओगे तो एनर्जी बढ़ेगी, है ना। अब यहां तक काम नहीं चला, अब लिगेंड बोल रहा कि सर हमको तो बॉन्ड भी बनाना है, किसके साथ बॉन्ड बनाना है, मेटल एटम के साथ बॉन्ड बनाना है। किसके साथ बॉन्ड बनाना है, मेटल एटम के साथ बॉन्ड बनाना है। तब जब लिगेंड इसके साथ बॉन्ड बनाएंगे तब क्या होगा, ध्यान से समझो। लिगेंड कहां पर आते हैं, लिगेंड ऑक्टाहेड्रल शेप में जब आएंगे तो ऑन द एक्सिस आएंगे ना, एक्स एक्सिस पर आएंगे, वाई एक्सिस पर आएंगे और जेड एक्सिस पर। कहां पर आएंगे बेटा, कहां पर आएंगे, एक्सिस पर बॉन्ड बनाने थे। लिगेंड कहां पर आते हैं, एक्सिस पर आएंगे। क्यों, ऑक्टाहेड्रल शेप कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल शेप हमारा, अगर बात करें ऑक्टाहेड्रल शेप की, यही तो होगा ऑक्टाहेड्रल शेप, है ना। तो एक तो एक्सिस ये वाला हो गया, ये वाले एक्सिस, है ना, ये ऑक्टाहेड्रल शेप हो गया आपका। यहां पर लिगेंड हो जाएंगे। तो लिगेंड कहां पर अप्रोच करते हैं बेटा, लिगेंड कहां पर अप्रोच करते हैं, ऑन द एक्सिस। तो देखो ऑन द एक्सिस कौन सा है, जब लिगेंड पास आएगा तो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन और सेंट्रल मेटल के ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे। और रिपल्सन से क्या होता है बेटा, एनर्जी बढ़ जाती है। वापस बोल रहा हूं, जब लिगेंड आ रहा है, लिगेंड कहां पर आ रहा है, एक्सिस पर आ रहा है, इस सेंट्रल मेटल एटम का ऑर्बिटल और ये लिगेंड का ऑर्बिटल दोनों भरे हुए, दोनों के इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, है ना। रिपल्सन होगा कि नहीं, और रिपल्सन होगा तो जो ऑर्बिटल, सेंट्रल मेटल एटम के जो ऑर्बिटल एक्सिस पर थे उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। तो उस एक्सिस पर कौन से थे, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर था, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक ए वाला था, और एक डी जेड स्क्वायर था। इनकी एनर्जी बढ़ जाती है, इनकी एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ये दो ऑर्बिटल ऊपर निकल जाते हैं, है ना। डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, इनकी एनर्जी कम होती। जैसे ए वाला ऑर्बिटल, ये तो बिटवीन द एक्सिस थे ना, इनके बीच में क्या होता, उतना रिपल्सन नहीं हो पाता है। उसमें ऐसे आ रहे थे, इसमें ऐसे आ जाएगा, ये बिटवीन द एक्सिस है ना, तो रिपल्सन नहीं होता, एनर्जी क्या करती, डिक्रीज कर जाती। ये तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी क्या करती, डिक्रीज कर जाती। तो जो 2 ऑर्बिटल ऊपर जाते हो उनको क्या बोलते हो, ईजी सेट बोलते हो, और जो 3 ऑर्बिटल नीचे आ जाते हैं बेटा उनको क्या बोलते हैं, T2G सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप इसे, T2G सेट बोलते हो। ध्यान से समझते जाना। और कितने से एनर्जी बढ़ गई, कितने से एनर्जी बढ़ गई इनकी, इनकी एनर्जी की बात करें हम लोग तो एनर्जी कितने से बढ़ गई है, एनर्जी बढ़ गई है इतनी, अगर मैं बात करूं कितने से बढ़ गई है, इस सेंटर से हम लोग देखेंगे कितनी बढ़ी है, तो 0.6 डेल्टा ओ से बढ़ जाती है। कितने से बढ़ जाती है बेटा, 0.6 डेल्टा ओ से बढ़ गई, 0.6 डेल्टा ओ से बढ़ गई। और इस लाइन को क्या बोलते हैं, बैरी सेंटर, बैरी सेंटर बोलते हो, बैरी सेंटर बोलते, इस लाइन को क्या बोलते हो, बैरी सेंटर। और इनकी एनर्जी डिक्रीज कर जाती है। जो 3 ऑर्बिटल थे, ये कौन से ऑर्बिटल थे, जरा देख लेते हैं कौन कौन से ऑर्बिटल थे। ये ऑर्बिटल थे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल थे, जिनकी एनर्जी बढ़ गई। और जिनकी घट गई वो तीनों कौन से थे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, डी जेड एक्स। इनकी एनर्जी क्या होगी, घट गई। कितने से घट गई, 0.4 डेल्टा ओ से, 0.4 डेल्टा ओ से।
किससे कंपेयर कर रहे हैं? बैरी सेंटर, जो बीच की लाइन है उसको क्या बोलते हैं? बैरी सेंटर बोलते हैं। तो इसकी एनर्जी घट गई जो बिटवीन द एक्सिस थे, क्या बोला आपने? T2G सेट बोला। दो की एनर्जी बढ़ गई, उसको क्या बोला? EG सेट। कितने से बढ़ी? कितने से बढ़ गई? 0.6 डेल्टा ओ से, और 0.4 डेल्टा ओ से घट गई। डेल्टा क्या है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्या बोलते हो बेटा से? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो डेल्टा ओ क्या यहां पर है? वो लिख लेते हैं, इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बोलते हैं। अच्छा, किसी किसी बुक में स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी बोलते हैं, स्प्लिटिंग एनर्जी भी बोलते हैं, है ना। ये डेल्टा ओ होती है, उसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, या शॉर्टकट में हम लोग क्या बोलेंगे? CFSE बोलते हैं इसे, CFSE बोलते हैं उसे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बोलते हैं। ठीक है ना। अभी हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि किसके ऊपर ये वैल्यू डिपेंड करती है, CFSE किसके ऊपर डिपेंड करती है। पर दो टाइप की स्प्लिटिंग और देख लेते। ये तो क्या था? स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अब टेट्राहेड्रल की बात कर लेते हैं। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कैसा होता है बेटा? देखो, अगर टेट्राहेड्रल की बात करें तो जो सेंट्रल मेटल एटम होता कौन सी ज्योमेट्री प्रोड्यूस करता है? ये वाली ज्योमेट्री प्रोड्यूस करता है ना, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री वाली। और ये ज्योमेट्री कहां पर? बिटवीन द एक्सिस, किसी एक्सिस के ऊपर नहीं है, बिटवीन द एक्सिस है। भाई एक्सिस तो ऐसा होता है ना, ये तो ऐसे है कि नहीं? ये ऐसी लाइन है, सीधी लाइन थोड़ी, एक्सिस थोड़ी है। अब क्या होगा? ऐसे ऐसे आएंगे तो ये वाले की एनर्जी बढ़ जाएगी, जो बिटवीन द एक्सिस थे उनकी एनर्जी क्या होगी? बढ़ जाएगी। बात समझ आ गई होगी। जब ऑक्टाहेड्रल में आते थे तो कहां पर होती थी? ऑन द एक्सिस होती थी। क्यों? सीधे ऊपर थे, सीधे नीचे थे, एक्सिस पर थे, एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर थे, है ना। ये कैसे हैं? ये दोनों बिटवीन द एक्सिस है ना। सेंट्रल मेटल एटम भी कहां पर है? इस तरह से है, उसका शेप कैसा है? टेट्राहेड्रल है। ये भी कहां से अप्रोच करेंगे? यहां से ही अप्रोच करेंगे, है ना। तो बिटवीन द जो एक्सिस है उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। मतलब TXY, TYZ और DZX, इनकी एनर्जी बढ़ जाती। T2G ऊपर चला जाएगा। कितने से ऊपर चला जाएगा? 0.4 डेल्टा T से। और ये कितने से घट जाएगा? 0.6 डेल्टा T से घट जाएगा। सर डेल्टा ये क्या है? इसको बोलते थे बैरी सेंटर बोलते थे, बैरी सेंटर बोलते हो उसे। इसे क्या बोलते हो? बैरी सेंटर बोलेंगे, है ना। तो एनर्जी कितने से बढ़ गई? 0.4 से। कितने से घट गई? 0.6 से घट गई। ये स्प्लिटिंग होगी किसमें? टेट्रा। ये क्या हो गया आपका? फ्री आयन था, यहां पर लिगेंड जब आया उसने स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड प्रोड्यूस किया, और जब लिगेंड बॉन्ड बनाने लग गए तो दो पार्ट में स्प्लिट कर जाएगा। T2G ऊपर चले जाएंगे और EG नीचे आ जाएगा। T क्यों लिखा? डेल्टा T क्यों लिखा? क्योंकि यहां पर स्प्लिटिंग किसमें है? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में है। तो डेल्टा T क्या हो गया? इसको बोलोगे CFSE। किसके लिए? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए बोलो। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए क्या? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्लियर? तो इसमें उल्टा हो गया। इसमें जो T2G था ऊपर चला गया, EG कहां पर आ गया? नीचे आ गया। रीजन आपको समझ आ गया। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं। अब एक और है बेटा, ध्यान से समझना इसको। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। ये बेटा बीएससी का पार्ट 2 या पार्ट 3 में जब हम लोग करते थे, पार्ट 2 में था, जरा ध्यान से समझ लेना इसको। यहां पर देखो वापस वही लिगेंड आ गया, है ना। सेंट्रल मेटल एटम आ गया कहां पर? फ्री स्टेट में। फ्री स्टेट में कैसा है? डिजनरेट डी ऑर्बिटल है, 5 है, DXY, DYZ, DZX, DX² - Y² DZ²।
अब जब स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड प्रोड्यूस करेगा लिगेंड तो थोड़ी सी एनर्जी बढ़ जाती है, पता ही अपने को। और यहां पर इनकी ऐसी स्प्लिटिंग होती है, ऐसी स्प्लिटिंग होती है, देख लें। सबसे ऊपर कौन सा होता है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर डी एक्स वाई और डी जेड स्क्वायर और डी वाई जेड डी जेड एक्स सबसे नीचे होता है। यहां पर तीन एनर्जी देखो, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3। अब डेल्टा एसपी की वैल्यू निकालना। डेल्टा एसपी का मतलब क्या हो गया, स्क्वायर प्लेनर के लिए तो क्या हो जाएगा बेटा, डेल्टा 1 इसके बीच का गैप, डेल्टा 2 ए वाला गैप और डेल्टा 3 ए वाला गैप। ठीक है ना। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे, बहुत डेप्थ में इसमें अंदर जाएंगे नहीं, इतना ही समझ ले आप। इस तरह सबसे ऊपर कौन सा ऑर्बिटल होता है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। उसके बाद कौन सा होता है, डी एक्स वाई डी जेड स्क्वायर। और सबसे नीचे कौन सा होता है, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। क्लियर। रीजन क्या होता है, इसका शेप कैसा होता है, स्क्वायर प्लेनर शेप होता है, प्लेनर शेप होता है। ऐसा शेप होता है, प्लेनर शेप होता है। तो पता ही आपको डी एक्स वाई आ गया है ना, जेड वाला नहीं आ रहा है। तो डी एक्स वाई पर आएगा, यहां से लिगेंड अप्रोच करेगा तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की एनर्जी सबसे ज्यादा हो जाएगी। डी जेड स्क्वायर पे है नहीं तो डी एक्स वाई वाला आ जाएगा फिर से, है ना। तो समझ आ गया होगा, ये रीजन है इसका। वापस एक बार बता दे रहा हूं, ये कहां पर है, एक्स और वाई एक्सिस सपोज कर लेते हैं उसको, एक्स और वाई है ना, एक्स हो गया वाई। तो यहां से लिगेंड अप्रोच करेगा तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी हो जाएगी, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की। फिर जो बीच में डी एक्स वाई के बीच में, और जेड पे तो है ही नहीं, जेड पे तो अप्रोच ही नहीं हो रहा, तो जेड स्क्वायर की तीसरे नंबर पे आ गई और चौथे नंबर पे बाकी आ गई। ठीक है ना। तो तीन एनर्जी आएंगी, तीन एनर्जी का जो सम आएगा उसको क्या बोलेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर किसके लिए, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होती है, अगर इसके और डेल्टा ओ के बीच में रिलेशन निकाले तो कितना हो जाएगा, 1.3 डेल्टा ओ। मतलब अगर सेम लिगेंड और सेम सेंट्रल मेटल एटम होंगे तो दोनों जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी उनके बीच में ये रिलेशन है। डेल्टा एसपी क्या है, CFSE फॉर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। डेल्टा ओ क्या है, CFSE फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। एक इसके लिए स्क्वायर प्लेनर के लिए, एक इसके लिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। अच्छा, एक रिलेशन और निकाल सकते हो, एक रिलेशन और है हमारा। कौन सा रिलेशन है, इनके बीच में निकालना, डेल्टा टी और डेल्टा ओ के बीच में निकालना है। तो डेल्टा टी इक्वल टू हो जाएगा 4/9 डेल्टा ओ। ये रिलेशन इनके बीच में हो जाएगा, मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी हो जाएगी, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की हो जाएगी। अगर इनका ऑर्डर बना लें तो डेल्टा एसपी सबसे ज्यादा हो जाएगा, फिर कौन सा हो जाएगा, डेल्टा ओ हो जाएगा, और सबसे छोटा कौन सा होगा, डेल्टा टी, अगर सेम लिगेंड है और सेम सेंट्रल मेटल एटम है। ठीक है ना। नंबर तो अलग होंगे बट अगर सेम होंगे सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड तो ये रिलेशन बने। चलिए क्या देखो, लिगेंड क्या करते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, बहुत ध्यान से समझिएगा आप लोग, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो स्प्लिटिंग ज्यादा करता है, मतलब CFSE को बढ़ा देता है। कौन कौन से फैक्टर, ठीक है ना। वीक फील्ड लिगेंड होंगे, वापस ध्यान से सुन ले आप लोग, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो CFSE को बढ़ा देगा, वीक फील्ड लिगेंड है तो नहीं बढ़ा पाएगा, कम बढ़ा पाएगा। ठीक है ना। तो अगर लिगेंड को CFSE के ऑर्डर में अरेंज करें तो एक सीरीज मिलती है हमें, लिगेंड की सीरीज मिलती है। ठीक है ना। उस सीरीज का नाम क्या होता है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या है, कौन सी सीरीज है बेटा, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते, क्या बोलते हो आप इसे, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है ना। किसके अकॉर्डिंग अरेंज किया है, अकॉर्डिंग टू फील्ड स्ट्रेंथ, फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। अगर इसके अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं तो सीरीज बनती है, उस सीरीज का नाम क्या होता है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो सबसे ज्यादा कौन सा
कार्बोनिल पर साइनाइड, ये बेटा इसका होता है। अब याद कैसे करें सर इसको, याद कैसे करें, तो बड़ी लंबी सीरीज है। ये समझ लें आप, तो ये 4 हैं, 4 क्या, 1 2 3 4 5, 5 है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड माने जाते हैं। ये क्या माने जाते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड माने जाते हैं। मतलब अगर ये होते हैं तो पेयरिंग करने के लिए तैयार हो। बाकी सारे, मतलब आपने पढ़ा था ना वीबीटी में कौन पेयर करेगा कौन पेयर, तो यही वाले स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इतने ही माने जाते हैं यहां तक। वैसे कहीं कहीं और भी एक्सेप्शन होता है, लेकिन जनरली यही वाले सारे पेयरिंग करते हैं, ठीक है ना, इतना अपने दिमाग में बैठा लें। बाकी सारे कैसे माने जाएंगे, वीक फील्ड लिगेंड माने जाते हैं। बाकी सारे कैसे माने जाते हैं बेटा, वीक फील्ड लिगेंड माने जाते हैं, ठीक है ना। बनाते जाइएगा नोट्स। अच्छा हाँ, अब याद कैसे करें सर, तो देखो बेटा, ये तो एक देसी कोड मैंने बनाया इसका। हाँ, कोड क्या है इसका, इस बार सुप्रीम कोर्ट से फैसला होगा, सुप्रीम कोर्ट से फैसला होगा, मतलब ओएस, ठीक है ना। इस बार सुप्रीम कोर्ट से फैसला होगा, इस मतलब आई बार SCN CL से, ठीक है, फैसला होगा, ठीक है ना। इस बार से सुप्रीम कोर्ट से फैसला होगा, इस बार सुप्रीम कोर्ट से फैसला होगा। C2H2NC ED नहीं चलेगी भाई, गवर्नमेंट क्या करती, ED लगा देती है, CBI लगा देती है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, C2H2NC ED नहीं चलेगी, C2H2NC ED नहीं चलेगी, नहीं मतलब NH3 हो गया, नहीं चलेगी, ठीक है ना। C2H2NC ED नहीं चलेगी। इनोसेंट को सजा नहीं होगी, इनोसेंट को सजा नहीं हो, ठीक है बेटा। बड़ी मुश्किल से बनाया हुआ कोड है। इस बार सुप्रीम कोर्ट से फैसला होगा, C2H2NC ED नहीं चलेंगे, इनोसेंट को सजा नहीं होगी। अब सजा का नहीं है, सजा तो हमने पूरा ये पोएट्री कंप्लीट करने के लिए बोल दिया है, इनोसेंट को सजा नहीं होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह से पूरी याद हो जाए। नहीं भी याद हो तो ये 4 याद कर लेना, वो कार्बोनिल, साइनाइड, नाइट्रो, EN और NH3, ये सारे क्या माने जाते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड माने जाते हैं, पेयरिंग कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, अब अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे तो CFSE बढ़ जाएगी, मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करते हैं, CFSE को बढ़ा देते। वीक फील्ड लिगेंड उतना नहीं बढ़ा पाते, इनसे उतना नहीं बढ़ पाती, घटती है, ठीक है ना, ये उतना नहीं बढ़ा पाते। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बढ़ाएंगे, ये भी बढ़ाएंगे, लेकिन उतना नहीं बढ़ाते, ठीक है, घटा देते हैं, ठीक है ना, उसकी वैल्यू घटा देते। चलिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग CFSE, कौन कौन से फैक्टर अब अफेक्ट करेंगे CFSE को, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे, जरा फटाफट बताएं। तो पहला फैक्टर क्या है बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालोगे भाई, Fe की निकालनी तो x लिख लिया, Cn की -1 होती इंटू 6 इक्वल टू -3, और x इक्वल टू कितना आ गया, +3, यहां पे निकाल लेते हैं। Fe की निकालनी x -1 इंटू 6 इक्वल टू -4, x इक्वल टू कितना आ गया, +2 आ गया, तो यहां पर कितनी आ गया ऑक्सीडेशन स्टेट, +2, और यहां पर +3। तो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा तो CFSE भी बढ़ जाएगी,
CFSE बढ़ जाएगी। किसकी CFSE ज्यादा होगी? अगर मैं इसको X सपोज कर लूं, इसको Y सपोज कर लूं, तो CFSE का ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ CFSE क्या हो जाए? CFSE का ऑर्डर कौन सा बनाएंगे भाई? X की ज्यादा होगी, किससे? Y से ज्यादा होगी। व्हाट इट? तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा, CFSE बढ़ जाएगी। क्लियर? प्यारे दोस्तों ध्यान से देखना बेटा, प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से देखना, समझे आप से। NiCN, PDCN, PT। Ni में कौन सा d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है? 3d। इसमें कौन सा? 4d है। इसमें कौन सा? 5d। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबका सेम होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा सबका सेम हो, बात समझ लीजिए, ठीक है ना? तो अगर ऊपर से नीचे चलेंगे, अगर ऊपर से नीचे चलते हो तो CFSE की वैल्यू बढ़ जाती है। किसी ग्रुप में ऊपर से, ए ग्रुप ही तो है, इस सबसे ऊपर कौन सा ग्रुप में? निकल है, फिर पैलेडियम है, फिर प्लेटिनम। 3d 4d 5d ग्रुप में नीचे आ रहे है ना? तो डाउन द ग्रुप, ग्रुप में क्या होगा? ग्रुप में अगर नीचे जाओगे तो CFSE की वैल्यू क्या होती है? CFSE की वैल्यू क्या होगी? बढ़ जाएगी। ग्रुप में ऊपर से नीचे जाओगे तो CFSE की वैल्यू बढ़ जाएगी। चलो बता दो, ए कौन सा? इसको X लिख लिया, Y लिख लिया, Z लिख लिया, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा CFSE का? ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर ऑफ CFSE, सबसे ज्यादा CFSE किसकी होगी? हम बोलेंगे सबसे ज्यादा होगी Z की, और फिर किसकी होगी? Y की, और फिर किसकी हो जाएगी? X की। क्लियर? तो इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। बहुत खतरनाक पूछेंगे तो, आसान पूछेंगे तो ये सब नहीं पूछ, बहुत डेप्थ में जाएंगे तो ये पूछ सकते हैं, इसलिए मतलब सब बता दे रहा हूं मैं, बिल्कुल परेशान मत हो। ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स, ज्योमेट्री के ऊपर भी डिपेंड करती है। सबसे ज्यादा किसकी होती है? स्क्वायर प्लेनर की CFSE सबसे ज्यादा होती है। फिर किसकी होती है? देख लो, रिलेशन भी लिखा है। फिर किसकी हो जाएगी? ऑक्टाहेड्रल की हो जाएगी, और फिर किसकी हो जाएगी? टेट्राहेड्रल की हो जाएगी। ठीक है, ऑर्डर ऑफ CFSE, है ना? तो किसके ऊपर बेटा डिपेंड करती है? ज्योमेट्री के ऊपर। पहला कौन सा था? ऑक्सीडेशन स्टेट। दूसरा नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती जाएगी। और ज्योमेट्री सबसे ज्यादा किसकी? स्क्वायर प्लेनर की, फिर ऑक्टाहेड्रल की, फिर टेट्राहेड्रल की। क्लियर? नेचर ऑफ लिगेंड तो अभी हमने किया है ना? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, जितना लिगेंड की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी उतना CFSE बढ़ती जाएगी। तो नेचर ऑफ लिगेंड में क्या देखेंगे? स्ट्रेंथ। कौन सी स्ट्रेंथ? फील्ड स्ट्रेंथ, फील्ड स्ट्रेंथ, फील्ड स्ट्रेंथ देखिए। अगर फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो CFSE भी क्या हो जाएगी? CFSE भी क्या हो जाएगी? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा हो जाएगी। क्लियर? बना लीजिएगा, ऑर्डर बनाते जाइए। नेक्स्ट चलते हैं, अगले वाले में चलते। कैलकुलेशन ऑफ CFSE कैसे कैलकुलेट करेंगे सर? कैलकुलेट कैसे करें? कैलकुलेट कैसे करते हैं CFSE? ये NCERT का क्वेश्चन है, जरा ध्यान से समझ लेना इसको, बहुत मुश्किल नहीं है। पहले तो फॉर्मूला लिख लेना। CFSE इक्वल टू क्या होगा? ए ऑक्टाहेड्रल के लिए बेटा डेल्टा O निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है ना? डेल्टा O मतलब CFSE फॉर डेल्टा O। कहीं कहीं यहीं तक फॉर्मूला लिखा है, ये पेयरिंग एनर्जी नहीं है, ठीक है ना? यहीं तक लिखा, कहीं कहीं पर यहीं तक फॉर्मूला लिखा, ध्यान से समझ लेना। बहुत सारी बुक में यहीं तक लिखा, और अभी कुछ बुक में ए भी लिखा, पेयरिंग एनर्जी भी, मतलब टोटल CFSE निकालते हैं तो पेयरिंग एनर्जी भी इंक्लूड कर ले रहे हैं। तो दोनों तरीके बताऊंगा। क्या है? इलेक्ट्रॉन इन T2G, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन इन T2G ऑर्बिटल, T2G ऑर्बिटल क्या है? बी क्या है? इलेक्ट्रॉन इन EG ऑर्बिटल,
Eg ऑर्बिटल, है ना। ये माइनस में कहाँ है लिखे हो भाई? अरे नीचे आता है ना, T2G तो नीचे आता है, घट जाता है तो माइनस में लिखेंगे। ये प्लस में कहाँ है लिखा आपने? बढ़ जाएगा, ऊपर है बढ़ जाएगा। सी कैसे निकालोगे? सी डिफरेंस है। सी क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। कौन सा डिफरेंस? आगे अभी लिख करके सिखाऊंगा। तो समझ आ गया, पेयरिंग एनर्जी मतलब पेयर्ड नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बीच में डिफरेंस, ठीक है ना। लिगेंड के प्रभाव से पहले, लिगेंड के प्रभाव के बाद जो पेयर इलेक्ट्रॉन है उनके बीच के डिफरेंस को हम लोग क्या लिखेंगे? सी लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कुछ लिख के देखते हैं। अच्छा, D1 D2 D3 बहुत ध्यान से बेटा समझना। D1 D2 D3, अब थोड़ा सा कलर्ड लिखते हैं, कलर्ड। चलो बच्चों, कलर्ड। यहां पे भी देखो, दो तरह से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है, दो तरह से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है। जरा ध्यान से समझ लीजिएगा आप लोग। ध्यान से समझिए। पहले केस में क्या, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा वीक फील्ड लिगेंड है। कौन सा लिगेंड है बेटा? वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है। पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन भरे, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन भरे, एक कौन सा है? T2G है, और एक कौन सा? Eg है। तो क्या लिखोगे अगर एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे? तो T2G1 और Eg में कितने इलेक्ट्रॉन? 0 हो गए, ऐसे ही लिखोगे ना यार। अब CFSE इक्वल टू क्या हो जाएगा? CFSE लिखनी है तो CFSE यहां पर देख लेना, एक इलेक्ट्रॉन बेटा भरा है। तो नीचे कितने से होता था भाई? T2J में कितना से था? T2 माइनस इलेक्ट्रॉन कितने? 1 है, इंटू 0.4, और एक किसमें था? -0.4 था ना यार, -0.4 प्लस Eg में कितने इलेक्ट्रॉन है? 0 इंटू 0.6 प्लस Cp, इसमें पेड इलेक्ट्रॉन कितने? 0, यहां पर भी कितने? 0, तो ए भी क्या हो गया? 0 हो गया। तो अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो -0.4 डेल्टा O आ जाए। इसकी यूनिट क्या? डेल्टा O आती है ना। बाकी सब तो 0 हो गया। क्लियर हो गया कि नहीं? निकालना आ गया। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड में लिखें तो यही भरना होगा, कहीं और तो भर नहीं सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? T2G1 Eg0, CFSE कितना निकल आएगा? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कितनी आ जाएगी भाई? ये तो -0.4 इंटू हो गया 1, मतलब ए की वैल्यू कितनी हो गई? 1, एक ही इलेक्ट्रॉन है ना। और बी कितना हो गया? 0, तो 0 इंटू 0.6 और प्लस मतलब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 0 ही है, तो 0 इंटू क्या हो गया? P हो गया। यहां पे भी कितना आ गया? -0.4, और यूनिट किस में आती है? डेल्टा O में आती। तो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो, वैल्यू कितनी आ रही CFSE की? -0.4 डेल्टा O, है ना। अगर यहां पर 2 लिखें, 2 वाला लिखें, तो इलेक्ट्रॉन यहां पर कितने हो जाएंगे? 2। यहां पर भी कितने हो गए? 2। यहां भी बेटा अभी 2 ही रहेंगे, पेयर्ड नहीं हो जाए। अब क्या करोगे? निकालो इसका निकाल लो CFSE, कितनी आ जाएगी? CFSE कितनी हो जाएगी? यहां तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए आपके, इधर 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पे भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो बेटा CFSE में क्या होता है? ए की वैल्यू क्या है? 2 हो गई, इंटू -0.4 हो गया,
और बी की वैल्यू कितनी हो गई, ईजी में कितने इलेक्ट्रॉन है 0 इंटू 0.6 प्लस सी कितना हो गया, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है, तो 0 इंटू पी हो गया। तो बेटा कितना आ गया, -2 4 0.8 हो गया, और क्या डेल्टा ओ हो गया। यही वैल्यू यहां पर भी आ जाएगी, -0.4 डेल्टा ओ, डेल्टा ओ 0.4 डेल्टा ओ हो जाएगी। क्लियर, समझ आ गया हो। अगर 3 इलेक्ट्रॉन भरे हैं तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड में लिखो चाहे वीक फील्ड में लिखो, बात वही है, बात वही है, ध्यान से समझना। आज समझ लेना। अब अगर यहां से यहां पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहां पे भी कितना हो जाएगा, 3 हो गया, है ना। अब सी एफ एस ही निकालना है, सी एफ एस ही निकालना, डेल्टा ओ निकालना है, तो क्या होता है T2 मतलब 3 इंटू ए की वैल्यू कितनी हो गई 3, और कितने से डिक्रीज करता है 0.4 से, इंटू 0.4 हो गया आपका, प्लस ईजी में कितने हैं 0, ए कितने से 0.6 से बढ़ता है, 0.6 से बढ़ता है, और प्लस Cp कोई पेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख नहीं रहे हैं, तो AC की वैल्यू कितनी हो गई 0p हो गई, तो 3 इंटू 4 तो -1.2, बाकी सब तो 0 हो गया, डेल्टा ओ हो गया। यहां पर भी निकालना है तो वही लिखेंगे, वही लिखेंगे। ईजी में इलेक्ट्रॉन कितने 3, तो इंटू -0.4 प्लस ये कितने 0 इंटू 0.6, और सी की वैल्यू 0 इंटू पी हो गया, ये आ जाएगा आपका। यहां पे भी कितना आ गया -1.2 डेल्टा ओ आ जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है ना। तो बहुत ध्यान से बेटा समझते जाना कि चाहे 1 हो 2 हो 3 हो, अगर डी में 1 इलेक्ट्रॉन होता, 2 इलेक्ट्रॉन होता, 3 इलेक्ट्रॉन होता, तो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो या वीक फील्ड लिगेंड हो, स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, सीएफएसई की वैल्यू बदलती नहीं है, दोनों सेम होती। लेकिन अगर अगर 4 आ जाए तो क्या करोगे, 4 आ जाएगी तो क्या करेंगे भाई, 2 3 4 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन। तो अब बेटा देखो वेरिएशन आ जाएगा, अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो 3 इलेक्ट्रॉन तो नीचे भरेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाए, बात समझ में आ रही कि नहीं। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो चौथा इलेक्ट्रॉन भी कहां पे भरेगा, यहीं पे भरेगा, नीचे भरेगा, ध्यान से समझ लीजिएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, T2G कितने 3, Eg में कितने 1 पहुंच गया। अब बेटा समझो, इसका अगर CFSE निकालनी है, CFSE निकालनी है तो कैसे निकालोगे भाई, Eg में कितने इलेक्ट्रॉन 3, और कितने से -0.4 से मल्टीप्लाई करना है ना, प्लस Eg में कितने हैं 1 है, इससे 0.6 से मल्टीप्लाई करना है, और यूनिट क्या हो जाएगी इसकी यूनिट क्या होगी, और Cp वो तो 0 हो गया इंटू पी हो गया, है ना। तो कितना आ जाएगा 3 इंटू 4 -1.2 आ जाएगा, प्लस 0.6 हो गया, और ए वैल्यू क्या आ गई 0, ये कितना आ जाएगा -0.6 डेल्टा ओ आ जाएगा, -0.6 डेल्टा ओ आ जाएगा। यहां पर देखें, ध्यान से समझिएगा, यहां पर CFSE निकालनी है मुझे, CFSE निकालनी है तो कैसे निकालूंगा, T2G में कितने पहुंच गए हैं 4, और Eg में कितने हैं 0 हैं, तो T2G को किससे मल्टीप्लाई करते हैं 4, और कितने से डिक्रीज करता है -0.4 से, और Eg में कितना हो गया 0 इंटू 0.6,
और प्लस Cp, यहां Cp देख लो कितना, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिगेंड के बाद में कितने हैं, 2, लिगेंड से पहले कितने, 1, तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू, नहीं सॉरी, 1 माइनस 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 इंटू पी आ जाएगा। ध्यान से समझना, वापस पी अभी यहीं पर निकालने की प्रैक्टिस हुई है। लिगेंड की प्रेजेंस में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, 1, एब्सेंस में कितने थे, 1 भी नहीं थे, तो दिस माइनस दिस, लिगेंड की प्रेजेंस माइनस लिगेंड की एब्सेंस, ठीक है ना। तो 1 माइनस 0 इक्वल टू कितना हो गया, 1। ये बटा बताओ कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, 1.6, और ये सिंबल कैसा होगा, माइनस का डेल्टा ओ, और प्लस कितना आ जाएगा, पी आ जाएगा। क्लियर हो गया। इस तरह से CFSE इसके निकाल लो, ठीक है। अब 5 का निकालना बेटा, 5 का कैसे निकालेंगे, 5 का निकालना तो 5 का यहां पर हो जाएगा, है ना, एक इलेक्ट्रॉन इधर बढ़ जाएगा और यहां पर इधर आ जाएगा। तो चलो जरा निकाल के देखते हैं, निकाल के देखते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन अगर लिखना मुझे यहां पर, इलेक्ट्रॉन लिखना बेटा इसमें, तो ध्यान से समझो, यहां पे भी क्या लिखना है, 5, यहां पे भी कितना हो गया, 2 हो गया, है ना, थोड़ा तो चेंज आएगा। ध्यान से देखो, CFSE निकालना मुझे, CFSE क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, तो इसमें कितने, T2G में कितने, 3, और कितने से, -0.4 से मल्टीप्लाई करना होता है, प्लस प्लस EG में कितने, 2, इससे मल्टीप्लाई करना होता है, 0.6 से मल्टीप्लाई करना होता है, प्लस CP यहां पर कोई पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, तो 0 इंटू पी हो गया। तो बेटा कितना आ जाएगा ये, देखो देखो, ये तो हो गया -1.2, और ये कितना हो गया, +1.2, और प्लस 0 इक्वल टू क्या हो गया, 0। डेल्टा ओ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 हो जाएगी। CFSE की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, है ना। मतलब 0 वाला इसीलिए, CFSE की वैल्यू जितनी कम होगी उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होती, ठीक है ना। 0 अगर होती तो सबसे ज्यादा स्टेबल माना जाता। क्लियर। अब यहां पर देखें, यहां पर देख लो, ध्यान से समझ लेना इसको, यहां पर देख लेना, ध्यान से समझ लेना। यहां पर देखो, CFSE निकालनी है, तो CFSE इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन, तो कहां पर सारे, T2G में है, तो 5 इंटू -0.4, भाई इसके किससे मल्टीप्लाई करते थे, -0.4 से करते थे, इसके 0.6 से करते थे, प्लस प्लस 0 इंटू 0.6, और प्लस ए, सी का नंबर कितना आ गया, सी कितना आ जाएगा, देखिए लिगेंड की प्रेजेंस में कितने हो गए, 2, एब्सेंस में कितने थे, 0, तो 2p आ जाएगा, 2 माइनस 0, 2 माइनस 0 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो बेटा ये कितना आ जाएगा, तो 5 4 जा -2.0 डेल्टा ओ, और प्लस 2p आ जाएगा। ये क्या आ जाएगी, टोटल CFSE, नेट CFSE आ जाएगी। अच्छा किसी में ये नहीं लिखा होगा, ठीक है ना, यहीं पर, यहीं तक देते हैं, डायरेक्ट यहीं तक देते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, यहां तक भी लिख सकते। क्लियर। तो ये नेट आ गई। अगर P के टर्म में, पेयरिंग एनर्जी के टर्म, P क्या पेयरिंग एनर्जी है, पेयरिंग एनर्जी के टर्म में लिखना होगा, तो इस तरह से। क्लियर। अब चलो D5 के बाद में कहां चलते हैं, D6 में चलते हैं। D6 में वो भी देख लेते हैं, D6 6 समझिए, इसमें D6 क्या होगा भाई,
यहां पे एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, यहां पे भी एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, D6 हो गया, और यहां पर ऐसा हो जाएगा, है ना, D6 ऐसा हो जाएगा। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, T2G में कितने 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 1 3 1 4, और Eg में कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड में जाओगे तो T2G में कितने 6, Eg में कितने 0 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। अब यहां से CFSE निकाल लेते हैं। CFSE का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रॉन किसमें, T2G में कितने हैं 4, कितने से मल्टीप्लाई करना, 0.4 से मल्टीप्लाई करना, प्लस Eg में कितने इलेक्ट्रॉन है, Eg में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, और किससे मल्टीप्लाई करना, 0.6 से मल्टीप्लाई करना, प्लस इसमें देखें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने 2, यहां पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, मतलब लिगेंड के बाद, लिगेंड के पहले 2 2 है ना, तो 1 - 1 कितना हो गया 0, तो 0 इंटू क्या हो जाएगा P, कितना आ जाएगा बेटा यहां पर -1.6 और प्लस 1.2 और प्लस 0 हो गया, तो -0.4 डेल्टा वो हो जाएगा। क्लियर। यहां पे देख लो, यहां पे देख लो CFSE इक्वल टू क्या हो जाएगी, CFSE इलेक्ट्रॉन T2G में कितने हैं 6 हो गए, इससे मल्टीप्लाई करते हैं -0.4 और प्लस Eg में कितने हैं 0 इंटू 0.6 करते हो, P कितना हो गया भाई, देखो यहां पर पेयर्ड कितने, लिगेंड के बाद में 3 है पेयर्ड, लिगेंड के पहले कितने 1, तो 3 - 1 कितना हो गया 2P हो गया, तो कितना आ गया भाई -2.4 और प्लस 2P आ जाएगा, नेट CFSE आ जाएगी भाई, नेट CFSE इतनी आ जाएगी। क्लियर। चलो अब 6 हो गया, D7 में क्या होगा, D7 में एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएगा, जरा निकाल के देख लो आप इसे, D7 में एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएगा ना भाई, तो निकाल के देखते हैं। पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखो, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। 7 कैसे लिखना होगा, यही हो जाएगा D7 तो हो गया यार, 7 तो हो गया, 7 तो हो गया ना, देखो 5 + 2 7, अब यहां पर कितने हैं 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 7, 7 और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा क्या हो गया T2G कितने इलेक्ट्रॉन 5, और Eg में कितने इलेक्ट्रॉन 2 हो गए, यहां पर T2G में कितने हो गए, T2G में कितने हो गए, इधर कितने हो गए 6, और Eg में कितने इलेक्ट्रॉन पहुंच गए 1 पहुंच गए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में। CFSE निकाल लेते हैं, CFSE तो T2G में कितने 5 इलेक्ट्रॉन, ए की वैल्यू 5 हो गई, ये लिखते थे ना फॉर्मूला, देख लो वापस से एक बार देख लेते हैं, ये वाले फॉर्मूले को बार बार अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है ना। ये वाला ए क्या है, इलेक्ट्रॉन इन T2G, है ना, और बी क्या इलेक्ट्रॉन इन Eg, और सी क्या है, सी क्या है मतलब लिगेंड के बाद में कितने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लिगेंड से पहले कितने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो निकाल लेते हैं। तो चलिए करते हैं प्रैक्टिस। हाँ यहां पे थे, आइए, तो कितने T2G 5 और कितने से -0.4,
प्लस इसमें कितने 2 इंटू 0.6, ईजी में कितने 2 हैं, और प्लस सी कितना हो जाएगा, बाद में भी 2 पहले भी 2, तो 2 2 0 हो गया, तो P इंटू क्या हो जाएगा 0, सी की वैल्यू 0 हो गई। यहां पर कितना आ जाएगा 5 4 जा 20 माइनस 2.0 और प्लस कितना हो गया 1.2 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 0.8 डेल्टा वो आ जाएगा बेटा। यहां पर निकाल लो सी एफ एस सी कितनी आ जाएगी भाई, T2J में 6 माइनस 0.4 से मल्टीप्लाई करोगे, प्लस 6 इंटू नहीं 1 इंटू 0.6 होता है इसमें, 1 इंटू 0.6 और प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई भाई, लिगेंड के बाद में लिगेंड की प्रेजेंस में कितने पेयर 3, पहले कितने थे 2, तो 3 माइनस 2 कितना हो गया 1p हो गया। तो कितना आ जाएगा 6 4 जा 24, 6 4 जा 24 मतलब माइनस 2.4 प्लस 0.6 और प्लस p, तो माइनस 1.8 प्लस p, ये किस में आ जाएगा डेल्टा ओ में आ जाएगा, है ना। यहां पर क्या हो गया p हो गया। निकाल लोगे बेटा 7 तक तो निकाल लिया। अब अगर 8 की बात करें हम लोग और आगे जाएं 8 में जाएं, 8 में भी निकाल लेंगे, 8 में भी निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 पहले सिंगल भरते हैं, 6 7 8 हो। अब बेटा देखो इसमें कैसे भरोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या ना 8, 6 2 जा 8, 6 प्लस 2 8। T2G में कितने हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, EG में कितने हो गए 2 हो गए। यहां पे देख लो 1 2 3 4 पहले पेयरिंग कर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बचे ऐसे भर दो, है कि नहीं। तो T2G में कितने, ये नीचे वाला T2G था ना यार, इसमें 6, EG में कितने 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब CFSE निकाल लेते हैं, डेल्टा ओ की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितनी हो जाएगी भाई T2G के कितने 6 इंटू माइनस 0.4 प्लस EG के मतलब 2 इंटू 0.6 हो जाएगा, और प्लस भाई लिगेंड की प्रेजेंस में भी 3 पेयर्ड और एब्सेंस में भी 3, पेयरिंग एनर्जी कितनी हो गई 0 हो गई यहां पर। तो कितना आ गया 24 माइनस 2.4 और प्लस 1.2 मतलब माइनस 1.2 डेल्टा वो आ जाएगा इसका। यहां पर देख लें CFSE कितनी आ जाएगी, डेल्टा ओ इक्वल टू कितना आ जाएगा, वही आ जाएगा माइनस 1.2 डेल्टा ओ आ जाएगा। क्लियर। तो 8 और 9 और 10, 8 और 9 और 10 ये बेटा सेम आएगा, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो, इन सब का जो CFSE की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे आप सेम आएगी। तो किसकी बेटा सेम थी, D1 की सेम थी, D2 की सेम थी और D3 की सेम, है ना। पर D8 D9 और D10 ये सब क्या थी सेम थी। अलग कितने थे, D4 अलग था, D5 अलग था, D6 अलग था और D7 मतलब 4 अलग थे, बाकी सब सेम थे, 6 सेम थे, ठीक है ना। 6 में चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लिखें चाहे वीक फील्ड लिगेंड लिखें, CFSE की वैल्यू सेम आती। क्लियर।
आई थिंक समझ आ गया होगा बेटा, समझ लेना, ये डेटा याद रखना। 4, 5, 6, 7 ये क्या होती है, अलग अलग होती है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में अलग आती है, वीक फील्ड लिगेंड में अलग आती है, ठीक है ना। वीक फील्ड में अलग आएगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड में अलग आएगी। लेकिन अगर ये सब में लिखते हो D1 2 3 8 9 10, है ना, इनका चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो, दोनों में सेम आएगा, ठीक है। अच्छा हाँ, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो CFSE की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। और लो स्पिन जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं उनका स्पिन कैसा होता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, और स्टेबिलिटी इनकी ज्यादा होती है। जरा ध्यान से समझिएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड CFSE को बढ़ा देते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है, स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सारे दब जाते हैं, पेयर्ड हो जाते हैं, ठीक है ना, पेयर्ड होने की तरफ जाते हैं तो स्पिन कम हो जाता है। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा स्पिन होता है। अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो इसकी वैल्यू जो CFSE की वैल्यू कम हो जाती है। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं उसको, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, स्टेबिलिटी इसकी कम होती है। स्टेबिलिटी क्या होती है, इसकी कम होती है। ध्यान से समझ लीजिएगा। जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो पेयरिंग शुरू कर देता है। जनरली क्या करता है, पेयरिंग शुरू करता है। ये क्या करता है बेटा, पेयरिंग करता है। और पेयरिंग मतलब पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर को कम करता है। इसको डिक्रीज करता है, मैग्नेटिज्म को क्या करता है, कम कर देता है। पैरामैग्नेटिज्म को कम कर देता है, मतलब जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी ज्यादा होती है। लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को कम करता है, पेयरिंग को बढ़ाता है, तो पैरामैग्नेटिज्म को डिक्रीज कर देता है। वीक फील्ड लिगेंड क्या करते हैं, पेयरिंग को पेयरिंग को कम करते हैं। ये क्या करते हैं, पेयरिंग को बढ़ाते हैं। ये क्या करते हैं, पेयरिंग नहीं करते हैं, कम करते हैं, है ना, डिक्रीज करते हैं पेयरिंग को। तो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर जो होता है ये क्या करता है, इनक्रीज कर जाता है। वीक फील्ड लिगेंड में पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरली क्या होती है, ज्यादा होती है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी कम हो जाती है। अब डायामैग्नेटिक में अगर सोचें तो यहां पर क्या हो जाएगी, डायामैग्नेटिज्म बढ़ जाएगी, यहां पर डायामैग्नेटिज्म कम हो जाएगी। उल्टा होता है ना। तो मैग्नेटिज्म क्या होती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो किसके होती, डायामैग्नेटिज्म है ना। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इन दोनों का रिलेशन होता है। बहुत ध्यान से समझ लीजिए। चलिए बहुत बढ़िया टॉपिक चल रहा है आपका, समझते जाइए। अब कलर भी शो कर सकते हैं। CFT के अकॉर्डिंग हम लोग कलर एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो कलर हम लोग VBT में नहीं, वो बोलता था कलर्ड है या कलरलेस है, इससे हम लोग बता सकते हैं कौन सा कलर है ना। अच्छा, कलर और एनर्जी के बीच में एक रिलेशन था, आपको आई थिंक एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा आपने। E इक्वल टू क्या होता है, hc/λ होता है। मतलब E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, मतलब एनर्जी ज्यादा तो वेवलेंथ कम हो जाएगा। क्लियर। तो अगर TiH2O की बात करें तो TiH2O में क्या होता है बेटा, TiH2O का पहले हम लोग निकाल लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 22 होता है ना। तो कितना होता है उसमें, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3d2 4s2, ये Ti का होता है। और Ti डबल नहीं ट्रिपल प्लस लिखना तो क्या हो जाएगा, 3d1 4s क्या हो जाएगा 0। 2 इलेक्ट्रॉन यहां से, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल। के पास अब 2 पार्ट में स्प्लिट करेगा, क्यों, क्योंकि H2O क्या लिगेंड की तरह से काम कर रहा है और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो 2 ऊपर चले जाएंगे Eg वाले और 3 नीचे चले आएंगे, कौन से, T2G वाले। ये स्प्लिटिंग हो गया और ए वैल्यू क्या होगी, डेल्टा O होगी, पता है ना। तो Ti के पास बेटा, Ti ट्रिपल प्लस के पास 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर है। 1 इलेक्ट्रॉन कहां पर है, T2G में है। कहां पर है, T2G में। ध्यान से समझना,
ये कौन से ऑर्बिटल में, T2g में, और ऊपर वाला कौन सा होता है, Eg। अगर इसको एनर्जी आप प्रोड्यूस करोगे, एनर्जी प्रोड्यूस करते हो, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइट होकर के कहां पर चला जाता है, कहां पर चला जाता है, Eg में चला जाता है, Eg में चला जाता है। कहां पर चला जाता है बेटा, ये Eg में चला जाता है, यहां पे आ जाता है ना। वापस बोल रहा हूं कि अगर व्हाइट लाइट प्रोड्यूस करते हैं इस सॉल्यूशन में, TiH2O के सॉल्यूशन में व्हाइट लाइट प्रोड्यूस करोगे, तो व्हाइट लाइट में कितने कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं, और हर एक कलर की कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, कुछ ना कुछ वेवलेंथ होती है ना। तो एनर्जी लेकर के जो ग्राउंड स्टेट में होता है, जो T2g में होता है, T2g से जंप करके कहां पहुंच जाता है, Eg में पहुंच जाता है। इसे क्या बोलते हैं, डी ट्रांजिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, डी ट्रांजिशन बोलते हैं, डी ट्रांजिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, डी ट्रांजिशन बोलते हैं, डी ट्रांजिशन, है ना। इलेक्ट्रॉन T2g से एनर्जी लेकर के कहां पर पहुंच गया, Eg में पहुंच गया। अब 7 कलर थे, कुछ एनर्जी, किसी कलर की एनर्जी इसने एब्जॉर्ब कर, हर एक कलर की वेवलेंथ होती है, एनर्जी होती है ना। तो जो कलर इसने एब्जॉर्ब कर लिया, वापस सुनिए आप लोग, डी ट्रांजिशन के लिए इलेक्ट्रॉन ने जो कलर एब्जॉर्ब कर लिया वो कलर तो खत्म, जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा, जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता वही कलर हमको दिखाई पड़ता। इसने कौन सा कलर एब्जॉर्ब कर लिया, मतलब एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है, एक ग्रीन और येलो कलर क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। TiH2O क्या कर एब्जॉर्ब कर लेता है, व्हाइट लाइट से ग्रीन और येलो कलर की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, और उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है पर्पल कलर दिखाई पड़ता है। उस सारे कॉम्प्लीमेंट्री कलर याद कैसे करेंगे, वही विबग्योर से, विबग्योर, आई हटा देना, ठीक है, विबग्योर। तो वायलेट का येलो, ब्लू का ऑरेंज, रेड का ग्रीन, है ना। ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर का सर्कल बन जाएगा। दिस इज द सर्कल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री कलर, है ना। वैसे भी गर्ल्स जो होती है उनको तो कलर का बहुत ज्यादा आइडिया होता है, बॉयज याद कर लेंगे, विबग्योर याद करना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, ठीक है बेटा। अच्छा, एक बात और समझना, जो अलग अलग लिगेंड होते हैं उसके ऊपर भी अलग अलग, अगर सेंट्रल मेटल एटम सेम है, लिगेंड अलग अलग है, तो भी कलर अलग अलग होता है, कलर का फर्क पड़ता है। कैसे फर्क पड़ता है, देखिएगा ध्यान से, समझिए आप से। अब देखो इसका कलर कौन सा होगा, ये ऑरेंज कलर को एब्जॉर्ब करता है, COH2O होल 6 ट्रिपल पॉजिटिव कौन सा कलर एब्जॉर्ब करता है, ऑरेंज। ऑरेंज का कंप्लीमेंट्री कलर कौन सा होगा, ऑरेंज का ब्लू हो जाएगा। तो इसका कलर कौन सा हो जाएगा बेटा, कैसा दिखाई पड़ेगा तुमको, ब्लू कलर दिखाई पड़ेगा इसका। ये जो होता है ब्लू कलर एब्जॉर्ब कर लेता है, CONH3 होल 6 ट्रिपल पॉजिटिव। ये डेटा चाहिए होगा, ऐसे नहीं बता सकते हो कलर, डेटा देगा, वेवलेंथ देगा, तो वेवलेंथ आपको कंपेयर करनी होगी अलग अलग कलर से, है ना। तो ब्लू एब्जॉर्ब कर लेगा तो कौन सा कलर दिखाई पड़ेगा, ऑरेंज कलर दिखाई पड़ेगा, है ना। एक क्वेश्चन समझ ले हैं, ठीक है। इसने अगर ऑरेंज कर लिया तो कौन सा दिखाई पड़ेगा, अगर व्हाइट लाइट से ऑरेंज कलर इसने एब्जॉर्ब कर लिया, व्हाइट लाइट से ऑरेंज कलर एब्जॉर्ब कर लिया, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा, ब्लू कलर दिखाई पड़ेगा। अगर ब्लू एब्जॉर्ब कर लिया तो कौन सा, ऑरेंज दिखाई। क्लियर। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन, जरा ध्यान से बेटा समझ लेना, बहुत ध्यान से समझना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखना आप इसे। NiH2O होल 6 मतलब वीक फील्ड लिगेंड है, तो कलर कैसा, ग्रीन है। EN के साथ किया, EN मतलब इथाइलिन डायमाइन, इथाइलिन डायमाइन, ये क्या है, ये है इथाइलिन डायमाइन, डायमाइन, इथाइलिन डायमाइन। क्या किया, EN यहां पर जुड़ गया आके, और 2 H2O बाहर निकाल दिए। 2 H2O क्यों निकाले सर, क्योंकि बाइडेंटेट है, H2O क्या मोनोडेंटेट है, एक EN 2 H2O को रिप्लेस करेगा, है ना, क्योंकि इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है। कलर कैसा होगा, ग्रीन से ब्लू कलर, पेले ब्लू मतलब लाइट ब्लू कलर हो गया। एक EN फर्दर आपने ऐड कर दिया, 2 H2O और निकाल दिए, 2 EN आ गया यहां पर, कैसा कलर हो गया, ब्लू कलर आ गया। फिर एक EN इंट्रोड्यूस कर दिया, कौन सा कलर आ गया, पर्पल कलर आ गया, पर्पल कलर आ गया। मतलब हमने क्या पढ़ा था,
विबग्योर, विबग्योर, है ना, तो पढ़ा था। विब मतलब ग्रीन से कहां पर आ रहे हैं, ग्रीन से कहां पर आ रहे हैं, पर्पल की तरफ आ रहे हैं। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, मतलब वेवलेंथ क्या हो रही है, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, तो वेवलेंथ क्या होगी, वेवलेंथ क्या करेगी, डिक्रीज कर देगी, करता है वेवलेंथ को डिक्रीज कर देता है ना। वीक फील्ड लिगेंड क्या करेगा, वीक फील्ड लिगेंड क्या करेगा, वेवलेंथ को इनक्रीज कर देगा, इनक्रीज कर देगा। बात समझ आ गई, वेवलेंथ को क्या करेगा बेटा, ये इनक्रीज कर देगा, है ना, इनक्रीज कर देगा। एनर्जी, एनर्जी क्या करेगा, ये बढ़ा देगा, एनर्जी बढ़ा देगा। ये क्या करेगा, एनर्जी को घटा देगा, है ना। ये रिलेशन होता है इनके बीच में, अलग अलग लिगेंड है। तो अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा तो बेटा कहां पर जाओगे, कहां से जाओगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा तो रेड से कहां पर जाओगे, वायलेट की तरफ जाओगे। वीक फील्ड लिगेंड आएगा तो वायलेट से कहां पर जाएंगे, रेड की तरफ जाएंगे। क्लियर हो गया कि नहीं। चलिए अब इतना ही बेटा आज रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। ध्यान से पढ़ते रहें और अच्छी तैयारी करते रहें, और इसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो भी अटेम्प्ट करें। चलिए थैंक यू, बस इतना ही।